स्वास्थ्य एवं रोग उसको आगे बढ़ाया जा सके। और सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसका जो नाम सब स्वागत। चलिए बच्चे, जय माँ शारदे, गुड मॉर्निंग। अभिषेक सर नमस्ते, राम राम। पुष्पेंद्र कुमार जी थैंक यू भैया। कैसे हैं सर जी, प्लीज रिप्लाई। चंद्रमोहन जी ठीक है बच्चे। राखी कुमारी गुड मॉर्निंग सर। स्नेहा झा जी सादर प्रणाम आपको भी, खुश रहिए सारे बच्चे। अविनाश कुमार जी ठीक है, हम भी, आप भी ठीक होंगे। समीर आलम, प्रिंसी कुमारी, प्रिंस कुमारी या सॉरी लड़की ही होगी, ठीक। संकेत कुमार राधे राधे। श्री कृष्ण कुमार केसरी जी गुड मॉर्निंग। और शुभम शर्मा जी 1001 प्रणाम। सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक खुशखबरी है, खुशखबरी ये है कि आज सुबह हो गई है। चलो कल छोटे छोटे टॉपिक थे जीवाणुओं से संबंधित बीमारियों वाले, ठीक है ना, नहीं भूले हैं प्रीति यादव जी, तो उसको आराम से पढ़ के खत्म कर लिए थे। उसमें से बड़ी मुश्किल से 2 पूछेगा, 3 तो कभी नहीं पूछेगा। पर सारी बीमारियां जितना भी 13-14 जो भी पढ़े थे, कौन सी बीमारी किस जीवाणु के कारण होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव नहीं तो गलत हो जाएगा। और दूसरी चीज, कौन सी बीमारी विषाणु जनित है और कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है, इस बात को भी क्लियर रखना। तो कल जितने भी बीमारियां आप लोगों ने पढ़ रखी थी वो सारी बीमारियां आपके क्या थी, जीवाणु जनित रोग थे। और आज जो हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे उसमें पढ़ेंगे कैंसर के बारे में और HIV के बारे में। इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा, सारा समझ के पढ़िएगा। इसका नोट्स कल जब हम पढ़ाएंगे तो उसी में ऐड कर देंगे, लेकिन आज हम आपको सिर्फ अच्छे से समझाएंगे, जितनी भी बीमारियां पढ़ाएंगे, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सर जी मेरा नाम डमरू है। नहीं भाई, शिव जी के डमरू हैं आप, बताइए, ऐसा ना कहो। चलो ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक लेते हैं कैंसर। बड़ा मोटा चला यार। आज का जो टॉपिक है वो है कैंसर। और कैंसर को ही क्या कहते हो, कर्क कहते हो। कैंसर को क्या कहते हो, कर्क कहते हो। चलो, कैंसर को क्या कहते हो, कर्क। ये पहले आप लोगों को पढ़ा रखे हैं हम, लेकिन कोर्स में नए बच्चे होंगे, उन लोगों का भी ध्यान रखा जाए। चलो सर मजा आ गया। नहीं सर बच्चे, सलमान देखो एक चीज आदत डाल लो बच्चे, जिंदगी में किसी से भी कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलन हो या, ठीक है ना, जो होता है वो उसको उसी पे छोड़ दो। अगर तुम्हारे बस में है तो उसको सुधारने की कोशिश करो, लेकिन अगर तुम्हारे बस में नहीं है तो बस उसको छोड़ दो। वो समय के अनुसार सब चीज़ों को सही कर जाएंगे, ठीक है ना। तो कोई कहीं से चला गया या जो भी हुआ, छोड़ दो उस बात को, वो उनकी मर्जी है। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जिंदगी ने आपको सिर्फ एक काम दिया है, पढ़ना, उसको ढंग से करो। बाकी दुनिया में फिलहाल क्या हो रहा है वो मैटर करेगा कि आप आगे भविष्य में क्या करेंगे, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं बच्चे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक, छोड़ो, सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। चलो तो कैंसर को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि मान लो, कह रहा है कि मैं हूं, हम हैं, तो हम अपना ऐसे लिखेंगे नाम, अभिषेक सर, ठीक। मेरे शरीर से एक कोशिका लिए, क्या लिए, मेरे शरीर से एक कोशिका लिए, और मेरे कोशिका के बीच में क्या होगा, मेरे कोशिका के बीच में होगा न्यूक्लियस या केंद्रक। क्या है, केंद्रक। ये क्या है, केंद्रक। एकदम आराम से आज समझना, लिखने वाला टॉपिक हम कल ऐड करके आपको जब पढ़ाएंगे तो उसी में भेज देंगे, लेकिन आज आपको समझने की जरूरत है, एक जरूरी है, ठीक है ना। और इस केंद्रक के बीच में क्या है, क्या है, DNA। क्या है, DNA, ठीक। और इस DNA में जगह जगह क्या होंगे, इस DNA में जगह जगह होंगे जीन। और केंद्रक के चारों तरफ होगा क्या, तरल पदार्थ। उस तरल पदार्थ को हम लोग कहेंगे क्या, कोशिका द्रव्य। क्या कहेंगे, कोशिका द्रव कहेंगे, या कोशिका द्रव्य भी लिखा होता है, वो भी सही है, ठीक। और ये कोशिका पूरी तरीके से कैसी है, सामान्य है, सामान्य कोशिका। क्या है, ये पूरी कोशिका सामान्य है। अब एकदम आराम से पढ़ो, ठीक है ना। नहीं बच्चे, MD साहब जी पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। कैंसर का भी इलाज हो सकता है सर, बताते हैं आगे, रुको। देखो कह रहा है कि मान लो मैं हूं, मेरे शरीर से एक कोशिका लिए, कोशिका से बीच में एक केंद्रक है, केंद्रक के अंदर DNA है, और DNA में पाए जाते हैं जीन। DNA का काम है हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना, और जीन का काम है उन लक्षणों को धारण करना। और जब DNA एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा हो तो उस
लक्षण को भी एक सी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाया जाए, ठीक, आराम से। तो कह रहा है कि वह जीन जो हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं, उस जीन को हम लोग क्या कहते हैं? उस जीन को कहते हैं प्रोटो। प्रोटो मतलब पहले से, उनको मतलब उपस्थित, क्या? जीन। वह जीन जो पहले से हमारे माता पिता से हमें प्राप्त हुए हैं उसे क्या कहेंगे? प्रोटो उनको जीन। दूसरी बात, कोशिका द्रव्य तो वही है, ठीक है ना, प्रोटो उनको जीन और सामान्य कोशिका। अब कह रहा है कि इसी कोशिका में किसी कारणवश उत्परिवर्तन हो जाए। उत्परिवर्तन किसे कहते हो? अचानक जीन परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। और ये कब हो? प्रथम बार। तो जैसे ही इसकी बात की जाएगी, इस कोशिका में उत्परिवर्तन हुआ, इस कोशिका में क्या हुआ? उत्परिवर्तन। तो ये जो कोशिका थी, आ जाओ भैया, एक और आ जाओ यहाँ, ये जो कोशिका थी ये वही सामान्य कोशिका है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन उत्परिवर्तन होने के नाते क्या हुआ? इसमें जो कोशिका द्रव्य था ये बदल गया, इसमें जो प्रोटो उनको जीन था ये बदल गया, और ये जो सामान्य कोशिका थी ये बदल गई, ठीक। इतनी बात, मतलब एकदम आराम से सुनना। सामान्य कोशिका किस में बदल गई? ट्यूमर की कोशिका में, ट्यूमर की कोशिका में, ट्यूमर की कोशिका में। तो ये सामान्य कोशिका बदल गया किस में? ट्यूमर की कोशिका में, ठीक। दूसरा, प्रोटो उनको जीन जो था, एकदम आराम से पढ़ो, सब याद हो जाएगा। प्रोटो उनको जो जीन था वो बदल गया, डीएनए में जो जीन था वो बदल गया किस में? ओनको जीन में, ओनको जीन में। किस में बदल गया? ओनको जीन में। प्रोटो उनको जीन बदल गया किस में? ओनको जीन में। किसके कारण बदला? उत्परिवर्तन के कारण बदला, ठीक है बच्चे। हाँ, ट्यूमर। और जो कोशिका द्रव्य था वो बदल गया किस में? नव द्रव्य में। किस में बदल गया? नव द्रव्य में। नियोप्लाज्म उसको कहते हैं। किस में बदल गया? नव द्रव्य में। चलो यहां से एरो लगा देते हैं। यहां पे जो कोशिका द्रव्य था वो बदल गया किस में? नव द्रव्य में। अभी समझ में आ गया? 3 चेंजेज हुए हैं। पहला चेंजेज ये मान लो, दूसरा चेंजेज ये हो गया, इसी पे लिख दे रहा हूं ऊपर, और तीसरा चेंजेज ये हो गया। तो जब किसी सामान्य कोशिका में उत्परिवर्तन के कारण प्रोटो ओन्कोजीन में परिवर्तित हो जाए, कोशिका द्रव्य नव द्रव्य में परिवर्तित हो जाए, और सामान्य कोशिका ट्यूमर की कोशिका में परिवर्तित हो जाए, तो इसका कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन। और यदि इसी ट्यूमर की कोशिका में उत्परिवर्तन की क्रिया दूसरी बार हो जाए, कितनी बार हो जाए? दूसरी बार हो जाए, तो यही ट्यूमर की कोशिका बदल जाती है किसमें? कैंसर की कोशिका में। किसमें बदल जाती है? कैंसर की कोशिका में। और कैंसर की कोशिका में क्या होता है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है। तो कैंसर एक प्रकार का अनियंत्रित कोशिका विभाजन का क्या होता है? समूह होता है, जो निरंतर क्या होता रहता है? विभाजित होता रहता है। जो निरंतर क्या हो रहा होगा? विभाजित होता रहता है। तो अगर पूछे कैंसर क्या है, तो अनियंत्रित कोशिकाओं का क्या है? विभाजन वाली कोशिकाओं का क्या है? समूह है। इसीलिए कैंसर का इलाज संभव नहीं है, और इसको काट के शरीर से जिस भी अंग में होता है उसको क्या करते हो? अलग कर दिया जाता है। तो कैंसर अनियंत्रित कोशिकाओं का क्या है? विभाजन का समूह। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसर की कोशिका हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, ठीक है ना। या इसी को क्या कहते हो? कर्क। ठीक, बात समझ में आएगी तो बताओ। सर अलग अलग लिखिए, एक में ही सब भाई अलग अलग पेज पे तीनों कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसी को क्रम से तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। सर आज मेरा पहला दिन है, कोई बात नहीं बच्चे। शिवम श्रीवास्तव जी देखो, कह रहा है एक कोशिका है जो पूरी तरीके से सामान्य है। मान लो मेरी कोशिका पूरी तरीके से सामान्य है, मुझे कैंसर कैसे होगा ये हम समझा रहे हैं, एकदम आराम से समझना। कोशिका के अंदर एक केंद्रक है, केंद्रक के अंदर डीएनए है, डीएनए में जीन है, और कोशिका के चारों तरफ अंदर जो केंद्रक के चारों तरफ संरचना है वो है कोशिका द्रव्य। यदि उत्परिवर्तन मेरे शरीर में हो रहा है, कहां पर? डीएनए में उपस्थित जीन में। तो जो जीन मेरे शरीर में था वो था प्रोटो ओन्कोजीन, वो बदल गया ओन्कोजीन में। फिर सामान्य कोशिका ट्यूमर की कोशिका में, कोशिका द्रव्य नव द्रव्य में, जिसके कारण जो मुझे बीमारी होगी वो होगा ट्यूमर। और ट्यूमर की कोशिका में यदि उत्परिवर्तन हो जाता है तो क्या होता है? कैंसर। इसीलिए ट्यूमर का इलाज नहीं किया जाता, इसको शरीर से काट के क्या कर लिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। इसी आधार पर कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसी आधार पर कैंसर का अध्ययन जो है, कैंसर का अध्ययन ओन्कोलॉजी कहलाता है। ओन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओन्कोलॉजी कहलाता है।
इसी आधार पर इसको हम क्या कहते हैं, ओंकोलॉजी। और आप लोगों का गेस्ट पेपर जो आया था, मॉडल पेपर, उसमें ट्यूमर से संबंधित एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में संरचना दी गई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। ट्यूमर की कोशिका में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को नवद्रव्य या नियोप्लाज्म कहते हैं। ट्यूमर की कोशिका में पाए जाने वाले जीन को ओंकोजीन कहते हैं, और ओंकोजीन से ही कैंसर होता है, इसीलिए उसका अध्ययन क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी। यही रीजन है, ठीक है ना। हाँ चलो, हैप्पी बर्थडे बच्चे, जो भी हो आप, ठीक है। नाम निकल गया आपका, कमेंट बहुत तेजी से चल रहा है। अब आगे कह रहा, इस पे आओ। जरूरी नहीं है कि कैंसर उत्परिवर्तन के कारण हो। कुछ कैंसर ऐसे भी होते हैं जो वायरस के संक्रमण से होते हैं। कुछ कैंसर ऐसे भी होते हैं जो वायरस के संक्रमण से होते हैं, और इस वायरस या विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। क्योंकि मनुष्य के शरीर में भी आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है। तो जब यह डीएनए या विषाणु का डीएनए हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, तो उसके संक्रमण से भी हमको क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। मेटास्टेसिस वगैरह बच्चे आपको क्लियर है पहले से ही, ठीक है ना। हम बाद में समझा देंगे उसको, ठीक है ना। चलो आगे फिर क्या लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग पहला लिखें, HPV मान लो लिख रहे हैं। इसका पूरा नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। दूसरा लिखते हैं HBV, ह्यूमन, नहीं HPV नहीं है, क्या नाम है इसका, HHV है, सॉरी HHV, ह्यूमन हर्पीज वायरस, ह्यूमन हर्पीज वायरस, ह्यूमन हर्पीज वायरस। तीसरा क्या लिख सकते हो, पोग्स वायरस। चौथा क्या लिख सकते हो, एडिनो वायरस, एडिनो वायरस। और पांचवा क्या लिख सकते हो, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा पोग वायरस, एडिनो वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। ये कुछ वायरस ऐसे हैं जिनका आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है, जिनके संक्रमण से क्या होता है, इनके संक्रमण से होता है कैंसर, जिनके संक्रमण से क्या होता है, कैंसर। तो अगर पूछेगा किसी वायरस का नाम लिखो जिसके संक्रमण से कैंसर होता है, तो इतने वायरसों को लिख सकते हो, और इन सभी का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए। ठीक है, बताओ संगीत कुमार, याद हो गया। बताओ। बिल्कुल आ सकता है एमडी साहब जी, बताओ, ये याद हो जाएगा। अब समझ में आ गया ये टॉपिक। और एक फुल फॉर्म पूछा है कभी एक बार पेपर में, हम देख रहे थे, आई थिंक बहुत पुराना पेपर था, उसमें लिखा था HTLV फर्स्ट, HTLV फर्स्ट। किसी को अगर पता हो तो बताना जरा तो। HTLV फर्स्ट, हाँ फिर से समझा दे रहा, पहले ये बताओ, ये फुल फॉर्म बताओ। HTLV फर्स्ट, एलर्जी नहीं, हेपेटाइटिस जो बीमारी है उसके स्ट्रेन है, कितने स्पीड से वो संक्रमण होता है, ठीक है ना। चलो हाँ याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चे। पुनीत को, पीयूष जी, चलो हाँ हेपेटाइटिस बी आया था, ये पता है। चलो कोई बच्चा इसमें नहीं लिख रहा है फुल फॉर्म, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका पूरा नाम है ह्यूमन पैपिलोमा, सॉरी ह्यूमन टी लिम्फोसाइट, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट्स वायरस फर्स्ट। मतलब वह वायरस जो हमारे T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को क्या करता है, संक्रमित करता है, उसे कहा जाता है HTLV फर्स्ट, या इसका पूरा नाम है ह्यूमन टी लिम्फोसाइट्स वायरस। इसको भी याद रखना, ठीक। तो कैंसर के बारे में इतनी जानकारियां याद रखो, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। इसकी थियरी मैं कल वाले स्लाइड में ऐड कर दूंगा, आज आप लोगों को ज्यादा समझाना जरूरी था इसलिए, ठीक है ना। चलो, तो अगर पूछेगा कैंसर होने का मुख्य कारण उत्परिवर्तन, कितनी बार, 2 बार। कैंसर किस जीन के कारण होता है, तो ओंकोजीन के कारण होता है, इसलिए कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी। अगर पूछेगा ट्यूमर किस जीन के कारण होता है, तो ट्यूमर होता है प्रोटो ओंकोजीन के कारण। ट्यूमर किस जीन के कारण होता है, तो ट्यूमर होता है किसके कारण, प्रोटो ओंकोजीन के कारण। ये बात भी ख्याल रखना, प्रोटो ओंकोजीन के कारण ट्यूमर और ओंकोजीन के कारण कैंसर। ट्यूमर की कोशिका में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को नवद्रव्य
ठीक, और बाकी सामान्य कोशिका में कोशिका द्रव्य, इतनी बात याद रखना, आराम से याद हो जाएगा। बताओ यस या नो में बताओ। और कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन का क्या होता है, समूह होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। कैंसर क्या है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन का समूह। चलो जी सर, इसको हिंदी में ही तो लिखे हैं यार। अच्छा शायद इसको बच्चा हिंदी में कह रहा है। लो भाई, नहीं तो कहोगे सर जी मानते नहीं बात। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, पैपिलोमा, इतना आराम से पढ़ लेते यार, विषाणु, ह्यूमन पैपिलोमा विषाणु। अगला क्या है, ह्यूमन हर्पिज वायरस, ह्यूमन हर्पिज विषाणु, ह्यूमन हर्पिज विषाणु। फिर क्या है, पोक्स वायरस, यहीं पे लिख दे रहे हैं, पोक्स वायरस, तो वायरस नहीं विषाणु। ठीक, एडिनो वायरस, एडिनो विषाणु। यार विषाणु हम बार बार गलत क्यों लिख रहे हैं। ठीक, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी विषाणु। अभी ठीक है बच्चे, अभी पढ़ लोगे। सर रात में हिंदी का क्लास नहीं होगा क्या, पता नहीं बच्चे, वो तो मुझे नहीं पता। ह्यूमन टी लिम्फोसाइट विषाणु, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट्स विषाणु प्रथम। ठीक है, अभी ठीक है बच्चे। ये हुई ना बात, चलो लिख दिया लड़का। अगली बात आते हैं किस पे, HIV पे। अगली बारी आ गई किसकी, एड्स की, सॉरी AIDS, किसकी बात आ गई, एड्स। ठीक, इसका पूरा नाम क्या लिखते हो, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है ना, चलो बताओ। ठीक, चलो बात समझ में आ गई है। तो सबसे पहले कह रहा है कि HIV की खोज कहां हुई, तो HIV की खोज 1981 में क्या हुआ, HIV की खोज, नीट प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, बक यहां बैठ के चुपचाप बोर्ड का प्रिपरेशन करो। 1981 में अमेरिका के समलैंगिक लोगों में किया गया था प्रथम खोज। प्रथम खोज में क्या, इसको कह रहा है कि 1981 में हुआ था, कहां पर, अमेरिका के समलैंगिक समूह के व्यक्ति में, मतलब ऐसा समूह जहां या तो केवल पुरुष रहते थे और या तो वहां पे क्या रहती थी, स्त्रियां। समलैंगिक मतलब एक समान, लैंगिक डिसऑर्डर नहीं है कि मेल फीमेल दोनों है, ठीक है ना। चलो कैसे, तो इनको त्वचा का कैंसर और निमोनिया सबको हो गया था। इन सभी को क्या हो गया था, त्वचा का कैंसर, जिसको हम लोग कोप्सिस सार्कोमा कहते हैं, कोप्सिस सार्कोमा कहते हैं, सार्कोमा। और क्या हो गया था, निमोनिया था, और साथ ही में क्या था, निमोनिया हुआ था सबको।
ठीक। तो वैज्ञानिकों ने इस पे रिसर्च किया कि सबको एक ही बीमारी क्यों हुई है। तो पता चला कि ये लोग नशे से पूरी तरीके से क्या थे, लती थे, आदी थे। तो एक ही इंजेक्शन से सब लोग नशा करते थे, तो वो बीमारी सभी लोगों में क्या हो गई थी, फैल गई थी। ठीक है ना एमडी शर्मा जी, कोई बात नहीं बच्चे, गलत टाइप हो गया था आपसे कुछ क्वेश्चन। तो वो बीमारी सब में क्या हो गई थी, फैल गई थी। नहीं चिंपैंजी वगैरह नहीं है, ठीक है ना। चलो मनुष्यों की बात हो रही है। तो वो बीमारी सब में फैल गई थी, जिसके कारण इसको नाम दिया गया क्या, मानव, क्या नाम दिया गया था, उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। क्या नाम दिया, उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण, जिसके आधार पर इस बीमारी को क्या नाम दिया गया था, एड्स। इसी का फुल फॉर्म है ये हिंदी में। ठीक। क्यों, क्योंकि सभी व्यक्तियों का प्रतिरक्षा तंत्र समाप्त हो गया था। क्योंकि सभी व्यक्तियों का प्रतिरक्षा समाप्त था। इसीलिए कहा गया कि उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता, कमी आ गई किसमें, उनके लक्षणों में, जिसको क्या कहा गया, एड्स कहा गया। जिसको क्या कहा गया, एड्स। इतनी बात समझ में आई। फिर दो वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, जियो का नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है ना। चलो, फिर दो वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे लुक मॉन्टेग्नियर और एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट गैलो। ठीक है ना, एक थे लुक मॉन्टेग्नियर और एक थे रॉबर्ट गैलो। ठीक। ये थे पेरिस के पाश्चर संस्थान में कार्य करते थे। पेरिस के पाश्चर संस्थान में कार्य करते हुए, संस्थान। ठीक। और ये काम कर रहे थे एनआईएच में। इसको कहा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में कार्य कर रहे थे। ये दोनों वैज्ञानिक कहाँ के थे, एक लुक मॉन्टेग्नियर पेरिस के पाश्चर संस्थान में और रॉबर्ट गैलो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में कार्य कर रहे थे। दोनों ने 1983 और 1984 में यह पता लगाया, ठीक है ना, ये 1983 और ये 1984 में ये पता लगाया दोनों लोगों ने कि एचआईवी जो ये वायरस है, इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है, आरएनए है, जिसके कारण इसे नाम दिया गया क्या, रेट्रो वायरस। क्या नाम दिया गया, रेट्रो विषाणु नाम दिया गया। तो जिसके कारण इन लोगों को त्वचा का कैंसर और निमोनिया सबसे ज्यादा हो गया था। उससे ये पता चला कि इन दोनों ने रिसर्च से बताया कि ठीक ना, कि इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है जिसको एड्स नाम दिया गया है, उसका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है, जिसके कारण इसे क्या कहा गया, क्या, रेट्रो वायरस। तो शुरू में एचआईवी नाम नहीं रखा गया था, शुरू में उसका नाम क्या रखा गया था, रेट्रो वायरस नाम रखा गया था। ठीक। फिर एक संस्था है जो विषाणुओं का नामकरण करती है, ठीक है ना, उस संस्था को हम लोग कहते हैं ICVN। क्या कहते हैं, ICVN। पूरा नाम लिखते हो, इंटरनेशनल कमेटी वायरस नॉमेनक्लेचर। क्या लिखते हो, इंटरनेशनल कमेटी वायरस नॉमेनक्लेचर। उसने इस रेट्रो वायरस को क्या नाम दे दिया, HIV। उसने इस रेट्रो वायरस को क्या नाम दिया, HIV नाम दिया, जिसका विस्तृत रूप क्या कहलाता है,
इसका विस्तृत रूप क्या कहलाता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका विस्तृत रूप क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV का। बात समझ में आ गई? बताओ। होगा जागरण, मुझे याद है, डेट डिसाइड है। इतनी जानकारी अच्छे से याद हो गई? पहले ये बताओ, उसके बाद आगे बढ़ें। एड्स की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? अमेरिका के समलैंगिक लोगों में 1981 में। ठीक है ना? इस समूह के व्यक्तियों को पता चला कि त्वचा का कैंसर और कोप्सिसांस्कोमा मतलब त्वचा या निमोनिया सबको हो गया था, जिसके पश्चात उस पर प्रयोग चालू हुआ और व्यक्तियों का प्रतिरक्षा पूरी तरीके से समाप्त हो गया, तो इन व्यक्तियों को कहा गया आपको एड्स हो गया है, जिसका पूरा नाम है उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। मतलब आपके शरीर में एक ऐसे लक्षण उत्पन्न हो गए हैं जिसके कारण आपका प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरीके से समाप्त हो गया। फिर लुक मॉन्टेग्नियर और रॉबर्ट गैलो ने, जो जहां काम कर रहे थे, उन लोगों ने साथ में इस वायरस पर प्रयोग किया और बताया कि इसका आनुवांशिक पदार्थ रेट्रो वायरस है, जिसके कारण इसे हम RNA है, जिसके कारण इसे हम रेट्रो वायरस कह सकते हैं। फिर एक संस्था है एल्सेवियर, उन्होंने इस विषाणु का, जिसका आनुवांशिक पदार्थ RNA था, उसका नाम दे दिया गया HIV। तो HIV नामक विषाणु के संक्रमण से एड्स नामक रोग होता है। इतनी बात याद हो गई? बताओ। त्वचा का कैंसर संबंधित इसलिए है क्योंकि एक ही इंजेक्शन से सभी लोग नशे की दवाइयां ले रहे थे, तो सभी में ये बीमारी फैल गई थी। ठीक है ना? HIV में तो क्या होता है, त्वचा पर बहुत सारे फूड़े फुंसियां निकल आते हैं, खुजली हो जाती है। 100% समझ में आ गया सर ये? हाँ, ये लॉन्ग आंसर है, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक, चलो। हम्म, चलो। हिट्टा कैसे है मतलब? ठीक है ना? भारत में HIV को किसने खोजा था? भारत में, सर लगता है वो आपका क्लास नहीं किए थे। कौन भाई? अच्छा वो, सॉरी, हाँ, जो क्वेश्चन पूछा। भारत में HIV को किसने खोजा था? 1986 में डॉक्टर सुनीति सोलोमन ने। भारत में HIV वायरस की खोज किसने की थी? 1981 में डॉक्टर सुनीति सोलोमन ने। ठीक आएगा क्या यार? 81 नहीं है, 86 है शायद। ठीक है ना? डॉक्टर सुनीति सोलोमन ने किया था। कहां पर? मद्रास में किया था। मद्रास को वर्तमान समय में क्या कहते हो? चेन्नई। मद्रास में किया था। और किसमें? तो सेक्स वर्कर, वैश्यावृत्ति, ऐसे लिख लो, वैश्यावृत्ति व्यक्तियों में, ठीक। विश्व में, अरे यार, हाँ, चेन्नई कह सकते हो। ठीक है ना? चलो। भारत में लगभग कितने व्यक्ति इस रोग से ग्रसित थे? तो लगभग 50 लाख व्यक्ति, जिसमें 14 से 18 वर्ष के युवा सबसे अधिक हैं। जिसमें 14 से 18 वर्ष के युवा क्या है, इस रोग से सबसे अधिक क्या है, ग्रसित है। ठीक है ना? आगे बताओ। WHO ने क्या कहा है? WHO ने कहा है कि प्रतिवर्ष
1 दिसंबर, 1 दिसंबर, या ऐसे लिखा है दिसंबर के प्रथम सप्ताह लिखा है। तो क्या कहा है, विश्व एड्स दिवस मनाने का निर्देश दिया है। विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस मनाने का क्या किया है, निर्देश दिया है। ठीक, विश्व एड्स दिवस मनाने का निर्देश किया है। और इस पे नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई है जिसको कहा जाता है नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नैको पूरा नाम है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था एचआईवी से लोगों को क्या करती है, जागरूक करती है। ठीक है ना, इसका क्या काम है, एचआईवी से लोगों को जागरूक करना। तो भारत में किसने खोजा था, डॉक्टर सुनीति सोलोमन ने। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। विश्व में सबसे पहले कहाँ खोजा गया था, तो विश्व में सबसे पहले खोजा गया था अमेरिका में। किन व्यक्तियों में खोजा गया था, तो समलैंगिक व्यक्तियों में। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, भारत में एचआईवी की खोज डॉक्टर सुनीति सोलोमन ने की थी। कहाँ पर की थी, मद्रास के वैश्यावृत्त व्यक्तियों में। अभी कितने हैं भारत में रोगी, 50 लाख लगभग। डब्ल्यूएचओ ने विश्व एड्स दिवस कब मनाने का निर्देश दिया है, दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में, या 1 दिसंबर को। और भारत में जो संस्था है जो एड्स से लोगों को जागरूक करती है उसे क्या कहते हो, नैको या नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। चलो, इतनी बात याद हो जाएगी। डिफिशियंसी मतलब कमी हो जाना प्रतिरक्षा तंत्र में, ठीक है ना। इतनी बात याद हो जाएगी। तो एक बार बताओ, यस सर। इतनी बात अगर याद हो गई हो अच्छे से, ये भी ये भी ये भी और ये भी अच्छे से याद हो गया हो तो बताओ, फिर आगे बढ़े हम। बताओ तो। यस सर। चलो, अब हेडिंग डालो एचआईवी की संरचना, जो कि आता भी है। एचआईवी की संरचना, की संरचना। एचआईवी को हम जानबूझ के डिटेल में पढ़ा रहे हैं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है ना, तो परेशान मत होना। एचआईवी की संरचना, तो एचआईवी की जो संरचना है बच्चे, वो 3 भागों में विभाजित होता है। सबसे बीच वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं कोर। क्या कहते हैं, कोर, जिसमें एचआईवी का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, और वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, समान होते हैं, और उनकी संख्या कितनी होती है, 2। तो एचआईवी का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, आरएनए है। क्या है, आरएनए है, ठीक है ना, पहली चीज। और इसी में कुछ पाए जाते हैं क्या, एंजाइम, जैसे प्रोटीएज, इंटीग्रेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और दूसरी बात, इसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कैप्सिड, जो बना होता है न्यूक्लियो कैप्सिड का। और जो सेंट्रल कोर है वो बना होता है किसका, तो वो बना होता है लाइपोप्रोटीन का। किसका, लाइपोप्रोटीन का। ठीक, चलो, बात समझ में आई। ये अंदर की तरफ एक आवरण है। तो एचआईवी में कुल 3 आवरण पाए जाते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। एचआईवी में कुल 3 आवरण पाए जाते हैं। कॉपी तो होगा नहीं, बनाना ही पड़ेगा। चलो, कुछ इस तरीके से आप लोग भी साथ में बनाते चलिए ताकि आराम से क्या हो जाए, याद हो जाए। इसको गोली गोली बनाना ऐसे। चलो, साथ में बनाते चलो। और एचआईवी की संरचना भी पूछता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। ऐसा मत चक्कर में पड़ जाना कि नहीं पूछता है तो नहीं पढ़ेंगे, पूछता है भाई। बताओ।
चाहते तो इसको भी फोटो ले आते, लेकिन जानबूझ के फोटो से नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप ही लोगों का फायदा है, आराम से स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो और बनाने भी आ जाएगा। चलो, ये एचआईवी की संरचना है, ठीक है ना। हाँ, 3 आवरण पाया जाता है और ये तीनों आवरण एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये लिपिड बाई लेयर होता है, इसमें लिपिड का आवरण पाया जाता है, जिसके कारण ये बाहर वाला आवरण क्या है, जुड़ा हुआ है। बाकी नहीं, लेकिन बाहर के दोनों आवरण आपस में क्या है, लिपिड के हैं, क्योंकि ये लिपिड के बने होते हैं। ठीक, बताओ। तो ये है एचआईवी की संरचना, और इसके बारे में जितनी जानकारी होगी अभी हम लिख देंगे, और उतना ही थियरी में भी आता है, उसी से ऑब्जेक्टिव भी बनता है। ठीक, चलो। तो इसका नामकरण सबसे पहले इसके अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, कोर कहते हो या केंद्र कहते हो, केंद्र या कोर कहते हो। ठीक, ये उसका कौन सा अंदर वाला आवरण है। चलो, इसके अंदर क्या पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है, जिसकी संख्या कितनी है, 2 है ये। कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीएज, और क्या है, इंटीग्रेज, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम हो गए। दूसरा, इसके बाहर की तरफ जो आवरण है, बाहर की तरफ जो दूसरा आवरण है, उसको कहा जाता है क्या, न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हो, ठीक है ना। चलो, और बाहर की तरफ जो 2 आवरण है, ये दोनों, इसको कहा जाता है बाई लिपिड मतलब वसा आवरण। बाई का मतलब 2, लिपिड के कितने आवरण, 2। अब सुनो, कौन किस पदार्थ का बना है। तो जो केंद्र होता है वो बना होता है लाइपोप्रोटीन का। किसका, लाइपो, इंग्लिश में लिखो इसको तब याद रहेगा, लाइपोप्रोटीन का। कहने का मतलब यह है, इसमें 2 शब्द है, एक शब्द है लाइपो मतलब लिपिड, और प्रोटीन, तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है केंद्र वाला भाग, ठीक है ना। चलो, दूसरी बात, ये बना होता है न्यूक्लियोप्रोटीन का, ये बना होता है न्यूक्लियोप्रोटीन का। ठीक, दूसरी बात। तीसरा, बाहर वाला जो आवरण होता है वो किसका बना होता है, लिपिड का, और लिपिड को ही क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। तो इसमें कुल 3 आवरण हैं। पहला हो गया लाइपोप्रोटीन, दूसरा हो गया न्यूक्लियोप्रोटीन, और तीसरा हो गया लिपिड या वसा। इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है, आरएनए, जिसकी संख्या कितनी है, 2। हमेशा कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। कितने प्रोटीन होते हैं, 3। पहला प्रोटीन कौन सा है, प्रोटीएज। दूसरा प्रोटीन कौन सा है, इंटीग्रेज। तीसरा प्रोटीन कौन सा है, प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज। और इसी में अनेक पिन के समान क्या पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं। एचआईवी वायरस के बाइलिपिड आवरण में अनेक पिन के समान क्या पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, जो ये मनुष्यों के शरीर से T4 लिम्फोसाइट कोशिका के जुड़ने में क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं, जिसके कारण ये मनुष्यों में क्या करता है, संक्रमण फैलाने का कार्य करता है, जिसके कारण ये मनुष्यों में संक्रमण फैलाने का क्या करता है, कार्य करता है। जिसके आधार पर इसे हम लोग क्या कहते हैं, नोब कहते हैं। क्या कहते हैं, नोब। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, नोब, KNOB, क्या कहते हैं, नोब। और इसी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहा जाता है MHC प्रोटीन, मेजर हिस्टो कंपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हो, MHC, मेजर हिस्टो कॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये भी एक बार फुल फॉर्म पूछा है, तो इसको इंग्लिश में ही याद रखो, इंग्लिश में ही फुल फॉर्म लिखो तो ज्यादा बेहतर होगा। चलो, तो एचआईवी की संरचना याद हो जाएगी, बताओ, एचआईवी की संरचना याद हो जाएगी। अभी 10 मिनट है, एचआईवी की संरचना याद हो जाएगी, बताओ। संरचना याद हो जाएगी, बताओ हाँ या ना। याद हो गया सर जी,
तीन आवरण, पहले आवरण को क्या कहोगे, केंद्र जो बना है लाइपोप्रोटीन का। दूसरे आवरण को क्या कहोगे, न्यूक्लियोकैप्सिड जो बना है न्यूक्लियोप्रोटीन का। तीसरे आवरण को क्या कहोगे, बाइलिपिड आवरण जो बना है लिपिड और वसा का। केंद्र वाले हिस्से में दो आरएनए हैं जो सिंगल स्टैंड होते हैं और तीन प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीएज, इंटीग्रेज और प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज। और बाहर वाला जो आवरण है वो लिपिड का है और दो आवरण में उसमें पिन के समान संरचना है जिसे कहोगे क्या, नोब, और उसमें एक प्रोटीन है मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। चलो बताओ, यस सर, बताओ, क्लियर है सर? वायरस कलरलेस है, उसका केवल जीनोम होता है, बाकी प्रोटीन का खोल पाया जाता है। भूल जाते हो क्या तुम लोग? वह कौन सी संरचना है जिसमें कोशिका नहीं पाई जाती, तो वो है वायरस। वायरस में कोशिका नहीं पाई जाती, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है ना? चलो, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। एचआईवी का संक्रमण, एचआईवी का संक्रमण, एचआईवी का संक्रमण होता कैसे है? तो पहला, लैंगिक संसर्ग के कारण। हम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं जिसको एचआईवी है, लैंगिक संसर्ग के कारण, ठीक। दूसरा लिख सकते हो, रक्त आदान प्रदान के समय, रक्त आदान प्रदान के समय। तीसरा लिख सकते हो, अंग प्रत्यारोपण के समय, अंग प्रत्यारोपण के समय। चौथा लिख सकते हो, संक्रमित सुई का प्रयोग करने से। पांचवा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? चलो तो लैंगिक संसर्ग, रक्त आदान प्रदान, अंग प्रत्यारोपण, संक्रमित सुई का प्रयोग करने से। हाँ, रक्त आदान प्रदान तो हो गया। चलो बताओ तो हाँ, संक्रमित व्यक्ति से लैंगिक संबंध लिख चुके बच्चे, पहला वही लिखे है, ठीक है ना? नहीं, उससे नहीं। हाँ, एचआईवी वायरस के संक्रमण से होता ही तो है, वो तो लिखा ही है। चलो, माधवी कुमारी जी, हैप्पी बर्थडे। जीवन में खुशियां आपको मिलती रहे, कुछ खुशियां हमारी तरफ से भी आप बच्चों को मिलते रहे, ठीक है ना? चलो, असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित यौन संबंध, ठीक है ना? और अगर बचाव पूछेगा, बचना कैसे है, एचआईवी से बचाओ, तो भाई साहब जिससे संक्रमित हुए हो उसी से बचोगे भी, तो इसी से नहीं करना है, यही ये भी ध्यान रखना। जिससे संक्रमित हुए हो उसी से क्या है, बचना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना? एचआईवी का संक्रमण और एचआईवी का बचाव, इसी से बचना भी है, तो इसी से बच जाओगे तो संक्रमण से बच भी जाओगे। चलो बताओ इतना, एचआईवी का जांच क्या कहलाता है? जितना जरूरी है बस उतना ही पढ़ो। एचआईवी का जांच कहलाता है इलीजा, ELISA, पूरा क्या लिखते हो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से किट, ये इसका फुल फॉर्म है, पहली बात। दूसरा, अगर पूछेगा एचआईवी जांच का आधार क्या है, किस आधार पर इलीजा टेस्ट होता है, तो इसका आधार है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका आधार क्या है, पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही था, ठीक है ना? चलो ना, कमेंट देख रहे हैं बच्चे, मिस्टर विवेक कुमार जी। हाँ, अरे इतना आपका ऑब्जेक्टिव में भी तो पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी है कि इतना ही पूछे, ठीक है ना? चलो बताओ,
हम्म चलो, इसके उपचार के लिए कुछ औषधियां भी दी जाती हैं। औषधियों का भी नाम लिख सकते हो चाहो तो, हालांकि कार्यरत नहीं है पूरी तरीके से। औषधियां, लेमीवुडान, लेमीवुडान, जाइडोवुडान, डिडनोसिन, ठीक है ना। ये सब कुछ दवाइयां हैं जो इसके उपचार में दी जाती हैं, पर पूरी तरीके से ये ठीक नहीं करती, केवल, ठीक है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती हैं, कम करती हैं। हाँ वही सुरक्षित यौन संबंध का मतलब वही था बच्चे, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हो इसके बारे में, और क्या लिख सकते हो? इसका संक्रमण काल कितने दिनों में होता है? तो 3 से 12 वर्षों में। इसका जो संक्रमण काल है, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकता है, संक्रमण काल, संक्रमण काल अगर पूछेगा कितने दिनों का है तो 3 से 12 वर्षों का होता है। ठीक। दूसरी, HIV वायरस किन कोशिकाओं पर आक्रमण करता है? तो HIV वायरस मनुष्य की T4 लिम्फोसाइट कोशिका पर क्या करता है? आक्रमण करता है। क्यों इसी कोशिका पर आक्रमण करता है? क्योंकि इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं CD4 प्रोटीन, या इसको कहते हैं क्लस्टर डिवीजन 4 कहा जाता है। बस इतनी जानकारियां याद रखो, बाकी तो कोई ज्यादा दिक्कत है ना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बताओ। पहुंचता है टारगेट बोर्ड 12th प्रिया कुमारी जी, ऐसा नहीं कि आपका कमेंट नहीं पहुंचता है। ठीक, ठीक है संगीत कुमार जी, आज की क्लास समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट में यस सर लिखो, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। आज की क्लास समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट में यस सर लिखो। इतने से आप लोगों का काम चल जाएगा। आई लव यू सर, पवन कुमार जी, चलिए, पासवान जी, ऐसे सॉरी। यस सर, यस सर, सामने से हटिए। लो भाई हट गए, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर पे हटते रहते हैं कमेंट जब एक बार देखते हैं तो। चलो, ये 2 बीमारियां एकदम अच्छे से पढ़िए, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं और बहुत सारी चीजें आती भी हैं एग्जाम में लिखने को, ठीक है ना। चलिए, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। आज दिन भर अच्छे से पढ़ो। क्या लिखा था? कोई जो अपने जीवन में, ठीक है, मुलजमिल बच्चा, पक्का नहीं जाता मेरा कमेंट, अरे वाह। समझ में आ गया एकदम, ठीक है। एक बार और देखना बच्चे, जिसको 77.78% आई थिंक समझ में आया था, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लाजवाब गुरुजी। चलो, हैप्पी बर्थडे बच्चे। चलो कल मिलते हैं इसी टाइम पे, ठीक है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, बाय। वालेकुम अस्सलाम बच्चा।